वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे जोमेटो की, सेक्स स्कैंडल, फार्माइजी आईपीओ, जियो फाइनेंस, 52 वीक लो चल रहे स्टॉक्स की, स्विगी और HCL टेक्नोलॉजी। सबसे पहली शुरुआत हम जोमेटो से करते हैं क्योंकि जोमेटो में ना मजा आता है यार, और सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग जोमेटो में ही हो रही है। जोमेटो के स्टॉक आज 15% से ज्यादा गिर गए, जिसका कारण है ब्लिंकिट के प्रॉफिट मार्जिन का गिरना। ब्लिंकिट ने Q3 FY25 में 27.2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाया और 31,000 करोड़ का एनुअल रन रेट अचीव किया, लेकिन स्टोर एक्सपेंशन और कस्टमर एक्विजिशन के ज्यादा खर्चे होने की वजह से EBITDA M -1.3% तक गिर गया। अब ये EBITDA M क्या होता है, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ M का मतलब होता है मार्केटिंग एक्सपेंस, यानी कि EBITDA M मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। बेसिकली ब्लिंकिट ने 216 नए स्टोर्स खोले हैं और ब्लिंकिट का ऐसा भी कहना है कि दिसंबर 2025 तक 2000 स्टोर्स का टारगेट लेकर के वो चल रहे हैं। तो जब वो स्टोर्स खोलेंगे तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंस बढ़ेगा और मार्जिन भी कम हो सकते हैं। तो ये था रीजन उनके स्टॉक का नीचे गिरने का। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। जितने ज्यादा स्टोर मैच्योर होंगे और जितने ज्यादा स्टोर ओपन होंगे तो जोमेटो बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल और ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा मार्जिन उनके बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जोमेटो इंटरटेनमेंट ऐप में भी घुस गया है, जैसे कि बुक माई शो की तरह ही डिस्ट्रिक्ट ऐप उन्होंने भी लॉन्च किया हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है ब्लिंकिट का फ्यूचर कैसा होगा? क्या ये जेप्टो और फिर जल्दी आने वाले अमेजोन के जो क्विक कॉमर्स ऐप है जिसका नाम है तेज, उससे कितना अच्छा होगा? अगली न्यूज है फार्म इजी की। फार्म इजी अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रहा है। बेसिकली फार्म इजी ना अपने आईपीओ को फिर से लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। इन्होंने 2 साल पहले अपने आईपीओ को विड्रॉ कर लिया था। फरवरी में थायरोकेयर के साथ रिवर्स मर्जर पर ये लोग चर्चा करेंगे और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आईपीओ रिवर्स मर्जर के थ्रू होगा। रिवर्स मर्जर भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं फाइनेंशियल्स की बात कर लेता हूं। FY24 में रेवेन्यू 14.7% से गिरकर 5,664 करोड़ रुपीस रहा, लेकिन नेट लॉस 2,533 करोड़ तक कम हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये रिवर्स मर्जर होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है और इसके कुछ फायदे क्या हैं। बेसिकली रिवर्स मर्जर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के साथ मर्जर कर लेती है ताकि बिना आईपीओ प्रोसेस के ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ जा सके। इसके जो फायदे हैं वो ये हैं कि आप बहुत तेजी से आईपीओ में लिस्ट हो सकते हो और जो बहुत सारे लॉन्ग प्रोसेस होते हैं आईपीओ के, आप उसको बाईपास कर सकते हो और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ये ना अगर आप आईपीओ के कंपैरिजन में देखो तो रिवर्स मर्जर का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सस्ता होता है। और अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। बेसिकली इसका जो वर्किंग है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, शायद आपने पहले सुनी भी ना हो। तो एक प्राइवेट कंपनी क्या करती है, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक्स को परचेज कर लेती है। फिर इस एक्विजिशन के बाद प्राइवेट कंपनी का मैनेजमेंट और ऑपरेशंस दोनों पब्लिक कंपनी के अंडर आ जाता है। बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि जब रिवर्स मर्जर होता है तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो सब्सिडरी बन जाती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी की। हालांकि ये मैंने आपको सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज में समझाया है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं गया क्योंकि ये एक बिजनेस न्यूज चैनल है जिसमें आपको मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड या फिर बिजनेस न्यूज से रिलेटेड चीजें यहाँ पे लाके रखता हूँ। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी क्योंकि मैंने बहुत आसान भाषा में सारी चीजें आपको समझाई है। तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। चलते हैं अब अगली न्यूज की तरफ और ये न्यूज रिलेटेड है एक सेक्स स्कैंडल से। हुआ ये कि फूजी टीवी के एक होस्ट ने एक लेडी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और फिर उसके बाद 90 मिलियन येन का सेटलमेंट भी किया। तो अब बात यह है कि फूजी टीवी के ऊपर यह आरोप है कि उनको ये सारी चीजें 6 महीने पहले से ही पता थी और ये न्यूज जैसे ही मार्केट में आई तो फिर पूरे जापान में क्या हुआ कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, चाहे आप वो निसान की बात कर लो या फिर आप टोयोटा की बात कर लो या फिर शीशीडो की बात कर लो, सबने अपने एड्स बंद कर दिए और फूजी टीवी से सारे एडवर्टाइजमेंट्स पीछे ले लिए। इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है फूजी टीवी को। ऐसा ही हुआ था कुछ इंडिया में भी, आप कमेंट में बताओ कब हुआ था और क्या हुआ था जब बहुत सारे कंपनीज ने वो अपने जो उनका न्यूज चैनल था उससे सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट्स पीछे खींच लिए थे। अगली न्यूज है स्विगी की। स्विगी के शेयर्स कल 10.81% तक नीचे गिर गए और इस गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था जोमेटो।
अब आप सोच रहे होगे यार जोमेटो की वजह से स्विगी के शेयर्स कैसे गिर रहे हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो गिरावट का रीजन है वो ये है कि जोमेटो बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहा है स्विगी को, और जोमेटो का ब्लिंकिट वो भी बहुत ज्यादा मार्केट एक्वायर करते जा रहा है और स्विगी इंस्टामार्ट को बीट करते जा रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गिरावट का रीजन है स्विगी के जो शेयर्स हैं वो जोमेटो के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। हुआ ये है कि जोमेटो के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं, मार्जिन कम हुए हैं, बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट हुआ नहीं है। तो बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में जब स्विगी भी अपना रिजल्ट निकालेगा क्वार्टरली वाला, तो उनके भी रिजल्ट्स वैसे ही होंगे, बुरे, थोड़े से कंपैरेटिवली बुरे ही होंगे। क्योंकि आप सबको पता है स्विगी वालों को तो सिर्फ कॉपी करने आता है। स्विगी किस ब्रांड का कॉपी करता है, वो ब्रांड चाइनीज ब्रांड है। आप ऊपर आई कार्ड पे वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी केस स्टडी बनाई हुई है। अगर आप ई कॉमर्स में इन्वेस्टेड हो या फिर क्विक कॉमर्स में इन्वेस्टेड हो तो वो वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है। सॉरी मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया था, लेकिन हाँ मैं आपको फिर से बताता हूँ। स्विगी के रिजल्ट्स अगर खराब आएंगे तो बहुत सारे लोग सेल करेंगे, तो लोग अभी से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ताकि बाद में जब वो स्टॉक और डिप में जाए तो वहां से बाइंग कर सके, या फिर वो सेल करके अभी पैसे इकट्ठे करके किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके। चलते हैं अब हम अगली न्यूज की तरफ, और इस न्यूज में मैं आपको 52 वीक लो स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, और आप इसमें से कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन हाँ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें तभी आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर कोई कंपनी 52 वीक लो पे चल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ज्यादातर टाइम। खैर मैं आपको 52 वीक लो स्टॉक्स की लिस्ट देता हूं, या फिर वो स्टॉक्स जो 52 वीक के बिल्कुल आसपास हैं। डैम कैपिटल एडवाइजर्स, सांगवी मूवर्स, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमआरएफ, सनोफी इंडिया, सोना बीएलडब्ल्यू, प्रिसाइसी, नेटवर्क 18 मीडिया, ईज माई ट्रिप, वीआईपी इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, जेएफ कमर्शियल, एस्ट्रल और स्टर्लिंग। अगली न्यूज है जियो फाइनेंशियल की। जियो फाइनेंशियल का जो जॉइंट वेंचर है अब वो लोग एंट्री करने वाले हैं स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर में। ये न्यूज क्या है टोटल वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जो जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के जॉइंट वेंचर है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री लेने का फैसला कर लिया है, और ये लोग कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद ऑपरेशंस भी शुरू कर देंगे। वैसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली जो ब्लैक रॉक है वो बड़े बड़े डील्स करता है, तो ये जो ब्रोकरेज फर्म बनेगी नई, इसमें हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा ही रहेगा, म्यूचुअल फंड और जो सारी चीजें वो, या फिर सिर्फ जो HNIs है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो करोड़पति हैं, या फिर जिनके पास 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ की नेटवर्थ है, वो सारे लोगों का पैसा ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट फर्म और ये जो जियो फाइनेंशियल का जॉइंट वेंचर है उन लोगों का पैसा लगेगा, या फिर हमारे जैसे लोगों का भी लगेगा। वैसे आपकी क्या राय है? मुझे जो ऐसा लग रहा है, जियो और जो रिलायंस की स्ट्रेटेजी है वो ऐसी है कि वो आम जनता तक अपने सर्विसेज को लेकर के जाते हैं। उनका जो पूरा गेम प्लान है वो हमेशा से मास कम्युनिटी को एक्सेस करना होता है, और ब्लैक रॉक अगर बड़े बड़े कंपनीज या फिर बड़े बड़े HNIs के इन्वेस्टमेंट फंड्स को ही हैंडल करता है या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो वो तो अकेले ही काफी था, ज्वाइंट वेंचर की तो जरूरत ही नहीं थी। खैर देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। अगली न्यूज है HCL टेक्नोलॉजी की। HCL टेक्नोलॉजी ने हैदराबाद में अपना नया स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर लॉन्च किया है जो ग्लोबल डिलीवरी कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा। ये सेंटर एडवांस्ड क्लाउड, AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस पर फोकस करेगा और हाईटेक, लाइफ साइंस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे इंडस्ट्रीज को सर्व करेगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नई फैसिलिटी है उसमें 5000 सीट्स हैं, जिससे हैदराबाद के IT हब में HCL टेक की कैपेसिटी 8500 सीट्स तक पहुंच गई है। आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा और ये सारी न्यूज आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी बिजनेस न्यूज डेली मिलती रहे और आपका जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर बेल आइकन पे भी हिट कर सकते हैं। और मैं आपसे कल फिर से मिलता हूं नई बिजनेस अपडेट्स के साथ।